आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर बड़े खुलासे की, संसद में एसआईआर पर मचे घमासान की, देखेंगे ट्रंप ने क्यों दी भारत को धमकी, इंडिया गठबंधन की बीजेपी को बड़ी चुनौती को, जानेंगे कैसे बीजेपी के ही नेता के सवालों से घिर गए पीएम मोदी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में फिर विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल एनआर रवि ने भेजा राष्ट्रपति के पास, एससीबी पहुंच चुका है मामला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोली एसआईआर के जरिए देश में लागू किया जा रहा है एनआरसी। लोगों से ममता बोली कोई न भरे फॉर्म। नेशनल हेराल्ड मामले में अपडेट, मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण, याचिका पर फैसला जल्द। शेयर बाजार में तेजी, 79 अंकों की तेजी के साथ 80,623 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 21 अंकों की तेजी के साथ 24,596 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिस एटम बम की बात राहुल गांधी कर रहे थे उसे उन्होंने फोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को फर्जी जीत बता दिया। चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए और सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि जो कुछ कहा उसके सबूत सामने रखे। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव धांधली के सबूत सामने रखते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत सामने रख दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव ईवीएम से होता है या बैलेट पेपर से, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर चुनाव आयोग एक दल से मिला हुआ है, अगर वोटर लिस्ट में बेईमानी है तो फिर चुनाव चोरी होगी। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में ये सब हुआ। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है और बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है नतीजे वो आए जो जनता चाहती है, मगर यहाँ तो अंपायर ही दूसरी टीम का है। इसलिए अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में हमें 16 सीट मिलने की उम्मीद थी, सर्वे भी यही बता रहे थे, लेकिन हम 7 जीतने वाली सीटें आश्चर्यजनक तरीके से हार गए, सिर्फ 9 सीटें जीती। हारी हुई सीट में से एक सीट पर हमने नजर डाली, इसके लिए महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को चुना। हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वो 2024 के चुनावों के हैं, जहां बीजेपी ने 1,14,046 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस ने बताया कि क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर की संख्या 11,965, फर्जी पते के 40,009 वोटर, एक ही पते के कई वोटर 10,452, फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल की संख्या 33,692 और अवैध तस्वीर वाले पोस्टर 4,132 हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी बताया कि एक ही नाम वाले व्यक्ति के 4 वोट बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में 50-50 वोटर हैं। कई वोटरों के पते की जगह 0 लिखा है, तो किसी के पिता के नाम की जगह XYZ लिखा है। राहुल के खुलासे के बाद कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग ने सफाई देने की जगह राहुल को ही चुनौती दे दी। कहा है कि कांग्रेस नेता शपथ पत्र देकर दावा करें कि उसने जो सबूत पेश किए हैं वो गलत नहीं है। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है कि वोटिंग लिस्ट उसके पास है। अगर सबूत झूठे हैं तो वो असली वोटिंग लिस्ट सामने रख कांग्रेस नेता के दावे को झूठा साबित क्यों नहीं कर देता। वैसे राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच रहे हैं, चुनाव कार्यालय का घेराव भी करेंगे, जिसके चलते चुनाव आयोग मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि राहुल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर उसकी बीजेपी से मिली भगत नहीं है तो वो उसे साबित करे। राहुल के खुलासे ने बीजेपी और चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ा दी है, तो संसद में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का विपक्ष विरोध कर रहा है और संसद सत्र के 14वें दिन भी विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन विपक्ष की मांग पूरी करने के बजाय दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष ने भी ऐलान कर दिया है कि वो शांत नहीं बैठेगा। तो क्या कुछ कहा विपक्ष ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। लेकिन विपक्ष का भी कहना है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेगा। बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी आम आदमी पार्टी भी एसआईआर पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। 7 अगस्त की सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सरकार को एसआईआर पर घेरने की रणनीति बनाई गई, जिसका असर भी दिखाई दिया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर प्रदर्शन करता नजर आया, जिसमें राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी भी शामिल हुई।
इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग और डिनर होगा, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी करेगा। वहीं इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेटर लिखकर बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की मांग नहीं सुनी जा रही है। नतीजा, विपक्ष को प्रदर्शन जारी रखना पड़ रहा है। विपक्ष ने तो साफ कर दिया है कि एसआईआर पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। इसके साथ वो मोदी सरकार पर सवाल भी उठा रहा है कि ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं और मोदी सरकार चुप बैठी हुई है। अब ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 25% का नया टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ 30 जुलाई को लगाए 25% टैरिफ के अतिरिक्त होगा, यानी अब भारत के खिलाफ अमेरिका का टैरिफ 50% हो गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की तो इस टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। भारत पर अमेरिका का टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा, लेकिन ट्रंप यहीं रुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो टैरिफ को और बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अगर कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सभी तरह के चिप और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, लेकिन आप इसे अगर अमेरिका में बना रहे हैं या इसे बनाने की प्रक्रिया में हैं तो आप पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इस बीच ट्रंप के टैरिफ पर भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 50% टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की एक कोशिश है और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब मोदी सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार ट्रंप के फैसले पर क्या रुख अपनाती है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो सवाल ईवीएम पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। मानसून के चलते ही चुनावों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, लेकिन सितंबर में मानसून की विदाई के बाद चुनाव कराने को सरकार तैयार है। चुनाव ईवीएम से होंगे और इसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जिसके नेतृत्व में राज्य में सरकार चला रही है, वो निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए चाहती है और ये तय है कि सरकार जो फैसला करेगी राज्य चुनाव आयोग उसी पर अमल करेंगे। जबकि इंडिया गठबंधन पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और उसकी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव जिन ईवीएम से कराए जाएंगे उसमें वीवीपैट भी नहीं होगा। इसे लेकर शरद पवार गुट के एनसीपी ने कहा कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसने वोट जिसे दिया है उसके हक में ही गया है। अगर राज्य चुनाव आयोग वीवीपैट की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। इससे पारदर्शिता रहेगी और जनता का भरोसा भी चुनावी व्यवस्था में कायम होगा। एनसीपी एसपी के नेता राहुल कलाटे ने कहा, निकाय चुनाव की तैयारी अब तेजी पर है, लेकिन हम राज्य निर्वाचन आयोग से निराश हैं। उसकी ये बात झटका देने वाली है कि वीवीपैट मशीनों की कमी है। इससे साफ है कि आयोग नहीं चाहता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। ऐसी स्थिति में धांधली होने का भी डर रहेगा। शरद पवार गुट की इस मांग की वोटिंग बैलेट पेपर से हो, इसका समर्थन शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी किया गया है। एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी का कहना है कि बिना वीवीपैट के चुनाव की कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है तो पीएम मोदी का चीन दौरा चर्चा का विषय बन गया है। अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये पीएम का पहला चीन दौरा होगा। इसे लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। स्वामी का दावा है कि मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो और क्या कुछ कहा स्वामी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी गलवान मुठभेड़ के 5 साल बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने एक एक्स पोस्ट में दावा किया है कि पीएम मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिससे देश को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लिखा, मोदी का चीन के सामने झुकना देश के लिए विनाशकारी है। गुजरात के सीएम के रूप में मोदी 8 साल में 10 बार बीजिंग गए। वेटर भारत के बीजिंग में राजदूत थे और उन्होंने मोदी की सांस्कृतिक जरूरतों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने लद्दाख में 4060 वर्ग किलोमीटर निर्विवाद क्षेत्र को चीन को दे दिया। फिर भी आज शी जिनपिंग मोदी को तुच्छ मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं। क्या हम भारतीय अब सुरक्षित हैं? यहां स्वामी ने वेटर शब्द एस जयशंकर के लिए इस्तेमाल किया है। अब जहां एक तरफ पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर बना हुआ है, तो वहीं इस बीच बीजेपी के ही सीनियर नेता
स्वामी ने भी मोदी सरकार पर इसी मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार और खास तौर से पीएम मोदी अंदर और बाहर दोनों जगह बुरी तरह से घिर गए हैं। अब इस दो तरफा हमले से बीजेपी कैसे पार पाती है, ये देखना होगा। अब सबकी निगाहें पीएम मोदी के चीन दौरे पर टिकी हुई हैं। बीजेपी नेता के बयान ने पीएम मोदी को टेंशन में डाल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद जांच समिति की आई रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर लग रहा है कि इस मामले में जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर मार्च 2025 में आग लगने के दौरान बरामद हुए भारी मात्रा में नकदी की जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी। ये मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ये सीधे तौर पर न्यायपालिका की आजादी और उसकी जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई 3 मेंबर्स की जांच समिति की प्रक्रिया असंवैधानिक थी और यह संसद के विशेषाधिकार का अतिक्रमण करती है। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को रद्द करने और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश को चुनौती दी थी। समिति ने उनके आवास पर बरामद जली हुई नकदी को ठोस सबूत बताते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस कार्रवाई को षड्यंत्र करार देते हुए दावा किया कि उन्हें उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब इसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका का आधार उचित नहीं है और जांच प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई। इस फैसले से संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया को बल मिल सकता है, जिसके लिए 158 सांसदों का समर्थन जुटाया गया था। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से खाली है और अब इस पद को भरने की कवायद तेज हो चली है। हर कोई जानना चाहता है कि नामांकन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में और क्या है इस प्रक्रिया को लेकर पूरी जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से ही इस पद के चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चली है। अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसका चुनाव 9 सितंबर को होना है। इस अधिसूचना के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के संसद भवन स्थित ऑफिस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद न हो तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी गरिमा जैन या विजय कुमार के पास नामांकन जमा होंगे। हर एक उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी, जो नकद या बैंक में जमा कर रसीद के साथ दी जा सकती है। नामांकन के साथ उम्मीदवार जिस राज्य का वोटर है, वहां की वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी भी संलग्न करनी होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना 25 अगस्त दोपहर 3 बजे तक दी जा सकती है। ये जानकारी उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रस्तावक या समर्थक की तरफ से दी जाएगी। अधिसूचना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ये चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली होने के कारण हो रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया में कौन से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। खबर मजेदार थी। यूक्रेन की प्रधानमंत्री जेलेंस्की की पत्नी जापान जा रही थी, तो रास्ते में उनके हवाई जहाज में पेट्रोल की कमी पड़ गई, जिसके लिए उन्होंने जयपुर में अपनी इमरजेंसी लैंडिंग की और भारत से पेट्रोल की मांग की। अब भाई अपने पास तो जो पेट्रोल आता है वो रूस से आता है। ये वही पेट्रोल है ना जिसने दो जिगरी दोस्त पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में आग लगा दी।